जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग ओल्ड NCERT हिस्ट्री का छठा क्लास का दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे, जिसका नाम है नगर जीवन का आरंभ। ये नगर जीवन होता क्या है? ये जो बड़े बड़े बिल्डिंग वाले जो शहर होते हैं ना, इसे ही नगर कहा जाता है। ठीक है, तो इसमें पहला टॉपिक है नगर। ठीक है, तो समय के साथ साथ कुछ छोटे गांव बड़े होते गए। ठीक है, जैसे जैसे समय बीत रहा है ना, ये जो छोटा सा गांव है अब बड़ा होने लगा। ठीक है, उनमें रहने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। हो सकता है शुरुआत में 100 लोग रहे हों। ठीक है, उसके बाद उसमें बढ़ते बढ़ते 150 हुआ, फिर 200 हुआ, 250 हुआ, ऐसे करते करते गांव की जो संख्या थी, जनसंख्या थी, वो अब बढ़ रही है। ठीक है, बढ़ गई। अब नई जरूरतें पैदा हो गई। ये नई जरूरतें क्या थी? जैसे आज हम लोगों का जरूरत बन चुका है इंटरनेट, वाहन, ये हमारा जरूरत है। इसके बिना भी काम चल सकता है, लेकिन थोड़ा सा लाइफ मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का उस जमाने पे जब गांव थे, गांव से जब शहर बनना स्टार्ट हुआ, तो उस समय भी नई नई जरूरतें पैदा होने लगी। ठीक है, अब उसी के साथ साथ क्या हुआ, नए धंधे शुरू हुए। धंधे मतलब ऑक्यूपेशन, काम। कोई कुम्हार है, घड़ा बना रहा है, कोई जुलाहा है, कपड़ा बना रहा है। ठीक है, कोई बढ़ई है, लकड़ी का कुछ सामान, साजो सामान बना रहा है। ठीक है, इस तरीके नए नए धंधे, काम धंधे शुरू हुए। ठीक है, इन बड़े गांव के निवासी संपन्न थे। क्या थे? संपन्न थे। संपन्न का मतलब होता है रिच, मतलब गरीबी का अभाव। अब वो गरीबी से थोड़ा सा ऊपर उठ गए थे। ठीक है, क्यों उठ गए थे? क्योंकि वे अपनी आवश्यकता से अधिक अनाज पैदा करते थे। ठीक है, अपनी जो आवश्यकता थी, मान लीजिए उसे पूरे गांव को 100 क्विंटल अनाज की जरूरत है। ठीक है, तो अब वो हो सकता है 200 क्विंटल उत्पादन कर रहे हो। तो जो एक्स्ट्रा जो 100 क्विंटल जो उत्पादन हो रहा अनाज का, इसे वे क्या करते थे? ठीक है, इसे वे बचे हुए अन्न को, इसीलिए वे इस बचे हुए अन्न को, अन्न मतलब वही अनाज, ठीक है, इस अनाज को या अन्न को कपड़ा, ठीक है, कपड़ा, मिट्टी के बर्तन या आभूषण, ठीक है, आभूषण पता है ना, ज्वेलरी, ठीक है, इन तीनों चीजों जैसी चीजों के बदले में दे सकते थे। मतलब तुम मुझे चावल दो, ये चावल इधर से दे रहे हैं, और इधर से क्या ले रहे हैं? इधर से कपड़ा ले रहे हैं, इधर से मिट्टी के बर्तन ले रहे हैं, इधर से आभूषण ले रहे हैं। ठीक है, एक्सचेंज करने लगे ऐसे। ठीक है, अब इस बात की आवश्यकता नहीं रह गई थी कि प्रत्येक परिवार खेतों में काम करे। ठीक है, अब ऐसा जरूरी नहीं रह गया था कि गांव के 100 लोग हैं तो 100 का 100 जाके खेत पे ही काम करना शुरू कर दिए। हो सकता है उसमें से 50 लोग खेत पे काम कर रहे हो, और जो 50 बचे वो दूसरे कामों पे लग गए, जैसे कपड़ा बनाना, ठीक है, बढ़ई वाला काम करना, कुम्हार से बर्तन बनाना। ठीक है, ये सब काम करने लगे। ठीक है, तो जुलाहे, जुलाहे मतलब वही जो कपड़ा बनाता है। जैसे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ, ये होता है जुलाहा। ठीक है, उसके बाद है कुम्हार। ठीक है, कुम्हार क्या होता है? जो घड़ा बनाता है, ये है कुम्हार। ठीक है, तो छोटा छोटा बर्तन बना रहा है, दिया बना रहा है। ठीक है, यही होता है कुम्हार। ठीक, उसके बाद है बढ़ई। ठीक है, बढ़ई क्या होता है? जो लकड़ी के जो सामान बनाता है। देखिए, ये लकड़ी से कुछ कुछ सामान बना रहा है। ठीक है, हो सकता है बेड का पलंग बना रहा हो सकता है कि कुछ मूर्ति जैसे आकृति बना रहा हो। ठीक है, या फिर ये कुदाली, ये होता है ना, कुदाली का डंटा बना रहा हो शेप में काट काट के। ठीक है, इस तरीके से वो लोग करता है। ठीक है, तो जुलाहे, कुम्हार या बढ़ई अपनी बनाई हुई चीजों को दूसरे परिवारों द्वारा पैदा किए गए अनाज से बदल लेते थे। क्या करते थे? मैंने बताया ना, ये इधर से अनाज ले रहा है, ये, और इधर से कुछ दूसरा सामान ले रहा है। यहीं से लेन देन का शुरुआत होता है, व्यापार का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, तो धीरे धीरे व्यापार बढ़ता गया। ठीक है, इसे व्यापारी कहेंगे ना। तुम मुझे अनाज दो, मैं तुम्हें उसके बदले कपड़ा दूंगा, या कुछ बर्तन दूंगा, या कुछ लकड़ी का कुछ सामान दूंगा। इस तरह का एक्सचेंज वाला सिस्टम स्टार्ट हुआ, तो यहीं से व्यापार बढ़ना शुरू होता है। ठीक है, तो जो कारीगर होता है, कारीगर जो काम करने वाले जो होते हैं, जैसे कि
कुम्हार है, तो कुम्हार तो अकेले इतना सारा बर्तन नहीं बना सकता, इसीलिए कोई हेल्पर रखता है अपने साथ काम करने के लिए, जो उसके साथ मिलके काम करे और बर्तन बनाए। तो ये जो हेल्पर होता है ना, उसे ही कारीगर कहा जाता है। ठीक है, काम करने वाले जितने लोग हैं सारे कारीगर के कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, मतलब कारीगर ही कहते हैं। ठीक है, तो कारीगर साथ साथ रहने लगे। ठीक है, कहाँ रहने लगे? शहर में आकर रहने लगे, मतलब उस जो छोटा सा गांव था ना वहीं रहने लगे। इसीलिए वहां की जनसंख्या बढ़ने लगी और वो धीरे धीरे शहर में कन्वर्ट हुआ। ठीक है, और इस प्रकार गांव नगर बनते गए। समझ में आ गया गांव क्यों नगर बने? क्योंकि कारीगर वहां पर रहना स्टार्ट कर दिए तो जनसंख्या बढ़ी, फिर वो दूसरे साजो सामान बनाने लगे और अलग अलग काम को बांटने लगे। इस वजह से अब वो धीरे धीरे नगर बनता चला गया। ठीक है, सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। आमतौर पर शहरी जीवन को सभ्यता की शुरुआत और संकेत माना जाता है। जो शहरी जीवन होता है ना, जब तक हम लोग गांव में थे तब तक सभ्यता नहीं कहेंगे, लेकिन जैसे ही वो शहर में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, ये क्या चीज का संकेत है, क्या चीज का शुरुआत है? ये सभ्यता की शुरुआत है। ठीक है, तो सभ्यता मानव संस्कृति के विकास की वह अवस्था है जब मनुष्य अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के अलावा भी कुछ और चाहता है। ये भौतिक आवश्यकता क्या है? कोई भी ऐसा चीज जिसको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान के चलो हमारी आज की भौतिक आवश्यकता है वाहन, बाइक, कार। ये क्या है? एक भौतिक चीज है जिसे हम छू सकते हैं ना, देख सकते हैं ना। इस तरीके के जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति के अलावा, ठीक है, कुछ और चाहता है। ठीक है, यही वह अवस्था है सभ्यता। क्या है? मानव संस्कृति, मानव का जो कल्चर है इतना पुराना, ठीक है, उसका जो विकास है, उस मानव संस्कृति का विकास की वह अवस्था है। ठीक है, वह स्टेज है जब मनुष्य भौतिक चीज तो चाह ही रहा है, साथ साथ में कुछ और भी चाह रहा है। ठीक है, तो पर्याप्त अनाज उपलब्ध होने से कुछ लोग शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। ठीक है, पर्याप्त अनाज मतलब जितना जरूरत है, जैसे 100 क्विंटल एक गांव को अनाज की जरूरत है, या फिर शहर बोलेंगे अब क्योंकि वो शहर में कन्वर्ट हो चुका है। तो मान लो कि वो शहर है, उसे 100 क्विंटल अनाज का जरूरत है, तो अब उससे ज्यादा मतलब उतना मिल गया, पर्याप्त हो गया, इनफ, काफी है। ठीक है, उतना मिल गया उसे अनाज। तो कुछ लोग क्या हुए, अब सब तो खेती में तो नहीं लग सकते क्योंकि उसे लगातार रूप से अनाज मिलता जा रहा है। इसीलिए कुछ लोग क्या किए, शिल्पों में विशेषज्ञता प्राप्त करते हैं। विशेष शिल्प मतलब वही जो कुम्हार है, ठीक है, एक जुलाहा है, एक बढ़ई है, ये सारे शिल्प के कैटेगरी में आते हैं क्योंकि वे अपने हाथ से चीजों को बनाते हैं। ठीक है, इसीलिए उसे शिल्पकार कहा जाता है। ठीक है, तो शिल्प वाले कामों में एक्सपर्ट होते चले गए। ठीक है, अब विभिन्न प्रकार की उपज का शहरों और गांव के बीच लेन देन होता है। ठीक है, सामान का क्या होता है, शहर और गांव के बीच में लेन देन होता है। ठीक है, इस लेन देन से शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिल रहा है? शिल्प विज्ञान के विकास को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, लोग बहुत सारे शिल्प वाले काम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि वो बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब प्रकृति और उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हुआ। ठीक है, प्रकृति और उत्पादन के जो साधन थे उस पर नियंत्रण अधिक प्रभावी हो गया। ठीक है, तो लोगों को सोचने के लिए और अपना जीवन स्तर सुधारने के लिए अधिक समय मिला। ठीक है, क्या हुआ, लोग अपना जीवन को अब सुधारने के लिए समय निकाल रहे हैं। ठीक है, जीवन का जो लाइफस्टाइल था उसे सुधारने के लिए। ठीक है, तो इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि थी। ठीक है, इस समय लेखन की खोज होना एक महान उपलब्धि है। ठीक है, लेखन मतलब लिखने की जो कला है, जो आज हम लोग लिखते हैं, वो भी तो कभी ना कभी शुरुआत हुई थी। तो यहीं से नगरी जीवन से लेखन कला का शुरुआत हो रहा है। ठीक है, जैसे ये लेखन कला का शुरुआत हुआ, इसे एक महान उपलब्धि माना जा रहा है। ठीक है, तो लेखन की खोज से क्या हुआ, ज्ञान को, ये जो ज्ञान है ना, नॉलेज है, इसको एक जनरेशन से, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाना
आसान हो गया। ठीक है, आज जो हम बहुत सारी किताब पढ़ते हैं वो तो हमने नहीं लिखा है ना, वो हमारे जो पहले पैदा हुए लोग, जो जनरेशन वाले लोग थे, वो उसने लिखा है, उसे आज हम आज तक पढ़ रहे हैं, यही लेखन कला की वजह से। अगर लेखन कला विकसित नहीं होता तो हम लोग कैसे पढ़ते, हमें तो पता भी नहीं चलता। ठीक है, बहुत सारा ज्ञान हमें मिल ही नहीं पाता। इस वजह से जो लेखन कला डेवलप हुआ, उससे आने वाली पीढ़ी को बहुत फायदा हो गया। ठीक है, ज्ञान को एक स्थान से दूसरे, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक पहुंचाना आसान हो गया। और ज्ञान की उपलब्धि पहले के मुकाबले अधिक लोगों के लिए संभव हो गई। क्या हुई, ज्ञान की जो उपलब्धि थी पहले के मुकाबले बहुत अधिक लोगों के लिए संभव हो गए। पहले बहुत कम लोग को ही ज्ञान मिल पाता था, लेकिन जैसे इसे लिपिबद्ध किया गया, इसे लिख दिया गया, ठीक है, लेखन कला का विकास हुआ, तो ये ज्यादातर लोगों के पास पहुंच पाया। आज हम लोग इतना शिक्षित क्यों है, क्योंकि लेखन कला या प्रिंटिंग प्रेस जब डेवलप हो गया तो लोगों तक किताब पहुंचने लगा, तो लोग पढ़ने लगे, चीजों को समझने लगे, तो इस वजह से बहुत हद तक विकास हो गया। ठीक है हमारा, तो ये क्या हुआ, अधिक लोगों के लिए संभव हो गया ये चीज। ठीक है, ज्ञान की उपलब्धि। हाँ, अब लेखन ज्ञान का प्रसार, लिखने का जो ज्ञान था उसका प्रसार, मतलब वो कितना दूर तक फैला, फैलाव उसका। ठीक है, प्रसार मतलब फैलाव। ठीक है, तो लेखन ज्ञान का फैलाव अक्सर शहरों के विकास के साथ साथ होता है। ये शहरों के विकास के साथ साथ क्यों हो रहा है, ये सोचने वाली बात है। ठीक है, गांव के विकास के साथ क्यों नहीं हो रहा है, शहरों के विकास के साथ साथ क्यों हो रहा है लेखन कला का प्रसार। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो व्यापारी लोग होते हैं ना, जो सामान का लेन देन करते हैं, एक जगह से खरीद के दूसरे जगह पर बेचते हैं, उसको अपना हिसाब किताब, जो बही खाता होता है ना, बही खाता, जिसपे वो लिखते हैं कि मैंने इस फलाने आदमी को इतना सामान दिया, उनसे इतना पैसा लेना है, वगैरह वगैरह। तो हिसाब किताब जो रखता था ना, तो वो उसी हिसाब किताब रखने की वजह से ही वो लेखन कला अब साथ साथ विकसित हो रहा है शहरों के साथ। ठीक है, क्योंकि जितने व्यापारी है वो तो शहर में ही थे ना, इस वजह से। ठीक है, अब शहरों के विकास के साथ साथ विभिन्न जन समूहों के बीच आर्थिक समानता भी बढ़ती गई। देखो क्या बोल रहा है, शहर जैसे जैसे डेवलप कर रहा है उसके साथ साथ क्या हो रहा है, विभिन्न जन समूह, मतलब अलग अलग जो ग्रुप के लोग थे, ठीक है, अमीर गरीब जो बटा है ना, ये विभिन्न समूह हो गए। ठीक है, जो बिजनेस करे वो पैसे वाले हो गए, और जो बिजनेस नहीं कर रहे वो थोड़ा से कम पैसे वाले हो गए। ठीक है, तो दोनों में आर्थिक भिन्नता, मतलब पैसे की जो डिफरेंस था, पैसा का डिफरेंस, किसी के पास बहुत ज्यादा पैसा, किसी के पास बहुत कम पैसा, इस तरह का चीजें हुआ। ठीक है, आर्थिक भिन्नता बढ़ गया। ठीक है, अब समाजों के शासन के लिए अधिक विस्तृत कानूनों की आवश्यकता पड़ी। क्या, अधिक विस्तृत कानून, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा कानून का जरूरत पड़ रहा है समाज को चलाने के लिए। ठीक है, तो साथ ही अब कुछ लोगों को विश्व, मतलब वर्ल्ड और मानव दशा के बारे में सोचने का अवसर मिला। ठीक है, कुछ लोग क्या कर रहे हैं, अब वो खेती बाड़ी से तो ऊपर आ गए। ठीक है, अब खेती बाड़ी तो नहीं कर रहे, वो क्या करेंगे बैठ के, तो वो वर्ल्ड के बारे में सोच रहे हैं, वो मानव का स्थिति के बारे में सोच रहे कि इंसान का क्या स्थिति है, कैसे वो यहाँ जन्म लेकर के धरती पे आया, वगैरह वगैरह। इस तरीके के बहुत सारे सवाल है जो उन्हें सोचने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि खाली समय बच गया। ठीक है, इससे तरह तरह के धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। ठीक है, जब ये सोचने का अवसर मिला ना, लोग सोचने लगे, इससे क्या हुआ, अलग अलग टाइप के, तरह तरह के क्या धार्मिक विश्वास की, जो आज हम लोग विश्वास करते हैं ना धर्म पे, कि ऐसा फलाना ईश्वर का जन्म हुआ था, वगैरह वगैरह, इस तरीके से जो हम लोग बिलीव करते हैं अपने अपने भगवानों पे, तो यही धार्मिक विश्वासों का जन्म हुआ। ठीक है, सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप की खोज हुई, सबसे पुराने जिस नगर की भारतीय उपमहाद्वीप में खोज हुई, वह थी रावी नदी। ठीक है, कौन सी, रावी नदी के तट पर स्थित हड़प्पा। ठीक है, क्या कह रहा है, एक भारतीय उपमहाद्वीप है, उसमें सबसे पुराना नगर का जो खोज हुआ था वो कौन था, एक रावी नदी के किनारे एक इस हड़प्पा शहर स्थित था। ठीक, पहले समझिए ये भारतीय उपमहाद्वीप होता क्या है।
ये जो आपके सामने नक्शा है, इसे पूरा का पूरा भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं। जो रंगीन वाला हिस्सा दिख रहा है ना, यहाँ देखिए, यहाँ ग्रीन कलर से पाकिस्तान है, ठीक है। ये येलो कलर का हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जिसके जस्ट ऊपर में नेपाल है, उसके दाहिने साइड में भूटान है और नीचे यहाँ पर बांग्लादेश है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ना, इसे भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, ठीक है। तो इसी भारतीय महाद्वीप में सबसे पुराना एक नगर का खोज हुआ, ठीक है। सबसे पुराना नगर कौन सा नगर था है? वो था हड़प्पा नगर, ठीक है। तो वो हड़प्पा नगर था कहाँ? वो था रावी नदी के तट पर। अब ये रावी नदी कहाँ है, ठीक है, ये देखते हैं। ये है हमारा प्यारा भारत का ऊपर का नक्शा, उत्तर का नक्शा, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक रावी RAVI रावी करके एक नदी यहाँ से बह रही है, ठीक है। तो इसी नदी के तट पर एक हड़प्पा शहर था। सबसे पुराना नगर इसे ही कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि सबसे पहले यही हमें खुदाई के बाद प्राप्त हुआ था, ठीक है। रावी दिख रहा है आपको यहाँ पर, ठीक है। दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्थल की खोज सिंध, वर्तमान पाकिस्तान, ठीक है। अभी जो पाकिस्तान में चला गया ये सिंध, ठीक है। तो उस सिंध का मोहनजोदड़ो में हुई, ठीक है। दूसरा स्थल कौन सा था? दूसरा स्थल था मोहनजोदड़ो, ठीक है। ये मैं दिखा देता हूँ, ये है सिंध, यहाँ ग्रीन कलर का जो दिख रहा है नीचे में, ये है सिंध। यहीं पे एक स्थल था मोहनजोदड़ो करके, ठीक है। अब पुरातत्ववेताओं ने इस प्राचीन नगरों की सभ्यता को सिंधु सभ्यता का नाम दिया, ठीक है। क्यों सिंधु सभ्यता का नाम दिया? क्योंकि ये दोनों नगर जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, ये दोनों नगर इसी तरह की संस्कृति वाले अन्य स्थल सिंधु की घाटी में मिले, ठीक है ना। सिंधु की घाटी मतलब सिंधु नदी का जो घाटी है ना, उसी में मिले हैं। इसी वजह से इसका नाम सिंधु सभ्यता रखा गया, ठीक है। परंतु क्या बोल रहा है? पिछले 40 वर्षों में, ठीक है, पिछले 40 वर्षों में पुरातत्ववेताओं, जो आर्कियोलॉजिस्ट लोग हैं, खुदाई करवाते हैं, ठीक है। वो घर बनाने के लिए खुदाई करना नहीं, जो पुराने प्राचीन जो स्थल है उसकी खोज के लिए जो खुदाई करवाते हैं, वो उसे पुरातत्ववेताओं या फिर आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। उन्होंने भारत के उत्तरी, भारत का जो नॉर्थ साइड है और पश्चिमी भाग मतलब वेस्ट साइड है, उसमें अन्य स्थानों की खुदाई करके सिंध सभ्यता के नगरों से मिलते जुलते कई नगर खोज निकाले, ठीक है। पहले तो बहुत कम ही मिला था, लेकिन अभी लास्ट का जो 40 साल है उसमें इतना ज्यादा खुदाई करवाया कि बहुत सारे सिंधु सभ्यता से मिलते हुए नगर हमें मिल चुके हैं, ठीक है। इसीलिए सिंधु घाटी की सभ्यता को अब क्या कहा जा रहा है? हड़प्पा संस्कृति कहा जा रहा है। क्यों हड़प्पा? क्योंकि देखो, जो सिंधु सभ्यता मतलब क्या होता है कि सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सारा शहर, लेकिन बहुत सारे ऐसे शहर मिले जो सिंधु नदी से बहुत दूर पाए गए, ठीक है। वो तो सिंधु नदी के किनारे नहीं है, लेकिन उसका जो कल्चर है ना, वो सिंधु नदी के किनारे जो बसा हुआ जो शहर था उससे मिलता जुलता है, एकदम सेम टू सेम है, ठीक है। इसी वजह से उसे हड़प्पा कहा गया। क्यों हड़प्पा कहा गया है? क्योंकि सबसे पहला जो स्थल पाया गया था वो हड़प्पा था, इसीलिए अब इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं, ठीक है। क्योंकि इस नगरों में रहने वाले लोगों का जीवन हड़प्पा वासियों से मिलता जुलता रहा है, अभी मैंने बताया, ठीक है। ये नगर पंजाब के रोपड़ तथा राखीगढ़ी, बलूचिस्तान में मेहरगढ़, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, अहमदाबाद के पास लोथल और राजस्थान में कालीबंगा थे, ठीक है। क्या थे ये नगर? कौन से थे? पंजाब में रोपड़, ये पंजाब में रोपड़, ये राखीगढ़ी, ठीक है। उसके बाद कौन सा प्लेस है? उसके बाद है बलूचिस्तान में मेहरगढ़, ठीक है। बलूचिस्तान कहाँ है? ये है बलूचिस्तान, ये वाला हिस्सा, ठीक है। इसमें क्या है? मेहरगढ़,
ठीक है। तो मेहरगढ़ कहाँ है, खोजेंगे हम लोग। ये है मेहरगढ़, ठीक है, ये है मेहरगढ़, ये बलूचिस्तान में, ठीक है। उसके बाद क्या था, कौन सा प्लेस था, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, ठीक है, कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, ठीक है, ये है हमारा कच्छ की खाड़ी में धौलावीरा, ठीक। इसके बाद कौन सा प्लेस है, इसके बाद अहमदाबाद के पास लोथल, अहमदाबाद के पास लोथल, कहाँ है लोथल, अहमदाबाद यहाँ पर है, देखो यहाँ लोथल मिला, ठीक है। इसके बाद कौन सा प्लेस है, इसके बाद है राजस्थान में कालीबंगा, ठीक है, कालीबंगा, राजस्थान कहाँ है, यहाँ पर है, यहाँ पर कालीबंगा दिख रहा है, यहाँ पर ये है कालीबंगा, ये जगह, ठीक है। ये जो नदी दिख रहा है ना, ये तुम्हारा इंडस वैली है, मतलब सिंधु नदी है, ठीक है, ये उसकी सहायक नदी है, ठीक है। तो ये जो प्लेस अभी हमने घेरा किया, ठीक है, ये अलग अलग, ये तो नदी किनारे नहीं ना, ये तो नदी से बहुत दूर दूर में है। इसी वजह से इसका नाम हड़प्पा पड़ा, ठीक है। हड़प्पा क्यों पड़ा, क्योंकि सबसे पहले ये हड़प्पा की खोज हुई थी, है ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसे सिंधु सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि इसका विस्तार सिंधु घाटी के पार भी हुआ, और सिंधु जो घाटी था सिंधु नदी का, उसके पार दूर तक हुआ है, इसी वजह से इसे हड़प्पा संस्कृति कहा गया, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति समूचे मतलब पूरा का पूरा सिंध में, ठीक है, तथा बलूचिस्तान में, ठीक है, और लगभग पूरे पंजाब में, और पंजाब में भी दो हिस्सा था, पूर्वी पंजाब और पश्चिमी पंजाब, ठीक है, हरियाणा में, ठीक है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, जम्मू, उत्तरी राजस्थान, ठीक है, गुजरात तथा उत्तरी महाराष्ट्र में फैली हुई थी, ठीक है। ये देख सकते हैं, ये इतना बड़ा हिस्सा में फैला हुआ था, ठीक है। ये मैप से भी समझ सकते हैं कि कहाँ कहाँ फैला हुआ था ये पाकिस्तान में ये पूरा का पूरा पंजाब है, ठीक है। ये जो पंजाब है इसमें ये है पश्चिमी पंजाब, यहाँ है पूर्वी पंजाब, ठीक है, ये है सिंध, ये है बलूचिस्तान, ठीक है। उसके बाद और कहाँ कहाँ था, इधर से ये है जम्मू में, पंजाब में, हरियाणा में, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, गुजरात में और उत्तरी महाराष्ट्र में, यहाँ इतना दूर तक फैला हुआ था, ठीक है। ये यहाँ देख के पता चल ही रहा, ठीक है, ये पूरा ऐसे फैला, इतना बड़े हिस्सा में ये सिंधु सभ्यता या फिर हड़प्पा संस्कृति फैला हुआ था, ठीक है। तो यदि तुम इन क्षेत्रों को मानचित्र में ढूंढो, अभी मैंने ढूंढ के दिखा दिया, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि इस संस्कृति का भौगोलिक विस्तार कितना बड़ा, जो भौगोलिक मतलब जो फिजिकल जो इसका जो फैलाव है वो बहुत बड़ा है, मैंने दिखा दिया अभी मैप में, ठीक है। इसे इसलिए सभ्यता कहते हैं, समझ में आया ना, इसे सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि ये छोटा मोटा कोई सिटी नहीं है, ये छोटा मोटा कोई स्टेट नहीं है, ये पूरा बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ एक गांव मतलब एक शहर है, ठीक है, एक बहुत बड़े हिस्से में फैला हुआ एक शहर है, इसीलिए इसको पूरा का पूरा को सभ्यता कहा गया। और सारा का कल्चर एक जैसा है, मतलब पूरा एरिया पे फैला हुआ जितने लोग हैं ना, सबका कल्चर एक जैसा मिलता जुलता है, इसे सभ्यता कहा जा रहा है, ठीक है। क्योंकि लोग अब पहले के युगों, पहले का जो टाइम है उसकी अपेक्षा अधिक उन्नत, ठीक है, बहुत ही एडवांस जीवन व्यतीत कर रहे थे। कैसे भाई, पहले तो बहुत इसका कमी था, घर भी कच्चे थे, ठीक है, और रोड सड़क भी उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन ये लोग बहुत डेवलप कर गए थे, ठीक है।
घर अच्छे कर लिए थे, रास्ता सड़क वगैरह वगैरह जितने भी चीजें हैं वो खुद अपने से ये लोग डेवलप कर लिए। इसी वजह से ये लोग बहुत ही उन्नत जीवन व्यतीत कर रहे थे। ठीक है, नगरों का निर्माण बढ़िया योजना के अनुसार हुआ। ठीक है, मतलब प्लानिंग करके ये लोग मतलब नगर बनाए। ठीक है, ऐसे नहीं कि कहीं भी जमीन लेकर के या फिर किसी भी जमीन पर घर बना दिया, ऐसा नहीं। लोग पूरा प्लानिंग, प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो लोग अपना घर बनाए थे। और इसकी देखभाल का अच्छा प्रबंध था, मतलब उसे मैनेज भी कर रहे थे कि कैसे अगर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट होता है, कुछ भी हो सकता है ना, मतलब नाली जाम हो गया वगैरह, घर का पानी निकल करके इधर जाम वाम हो गया, इस वजह से वो लोग पहले ही वो प्रबंध करके रखे थे। ठीक है, कि कल को कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट करे, अगर हो गया तो उसे कैसे मैनेज करना वो भी लोगों को आता था। ठीक है, तो लोग सुखी और संपन्न थे। ठीक है, खुश भी रहते थे और वो संपन्न मतलब हर कुछ था उसके पास। ठीक है, जितना इंसान को नीड था उस जमाने के हिसाब से वो सारा कुछ था उसके पास। ठीक है, अब मनोरंजन तथा चिंतन के लिए, मनोरंजन मतलब खेलने कूदने मजा करने के लिए इनके पास खाली समय हुआ करता था, और चिंतन के लिए मतलब बैठ के चीजों को सोचना, लाइफ के बारे सोचना, जन्म मृत्यु वगैरह वगैरह बहुत चीजों के बारे में सोचते थे। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के लोग लिखना जानते थे। देखिए, लिखना जानते थे लोग। ठीक है, वे अपनी भाषा को चित्र संकेतों में लिखते थे। ठीक है, ये देख लीजिए कैसे, ये है हड़प्पा संस्कृति, ये है हड़प्पा संस्कृति, ये है हड़प्पा संस्कृति का लिपि, ऐसे चित्र में लिखा जाता था उस वक्त। ठीक है, बट दिक्कत ये है ना कि ये आज तक हम लोग पढ़ नहीं पाए। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तो दुर्भाग्य से इन चित्र संकेतों को पढ़ने और समझने में इतिहासकारों को अभी सफलता नहीं मिली। आज तक हम जान ही नहीं पाए कि वो जो चित्र में लिखा गया था वो क्या लिखा हुआ। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा संस्कृति का विकास उसी समय हुआ जब एशिया तथा अफ्रीका के अन्य भागों में मुख्यतः नील, फरात, दजला एवं हांगो नदियों की घाटियों में दूसरी सभ्यताएं फल फूल रही थी। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता कब हमारा विकसित हुआ? उसी समय जब नील नदी के किनारे सभ्यता बसा, फरात और दजला नदी के किनारे सभ्यता बसा, हांगो नदी के जो घाटी थी उसमें जो सभ्यताएं जो फल फूल रही थी, उसी समय हमारा सिंधु घाटी सभ्यता भी फल फूल रहा था। ये प्लेस है कहाँ, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, ये है वर्ल्ड का मैप। ठीक है, ये एशिया और अफ्रीका का बात कर रहा है, ये कहाँ कहाँ है। ठीक है, ये है दजला और फरात। ठीक है, इसे दजला बोलते हैं, फरात इंग्लिश में टिग्रिस और यूफ्रेटस। ठीक है, ये कहाँ है? इराक। ठीक है ना, ये इराक में है। इराक कहाँ है वर्ल्ड का मैप में? यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ईरान दिख रहा है, यहाँ पे ईरान के जस्ट पीछे यहाँ पर ये है इराक। ठीक है, तो इराक है, यहाँ पे जो नदी आ रहा है, ये जो नदी आ रहा है, ठीक है, इसे दजला बोलते हैं और इसे फरात बोलते हैं। इसी नदी के किनारे एक सभ्यता बसा। ठीक है, उसके बाद कौन सा नदी था? हांगो नदी। ठीक है, ये है हमारा प्यारा भारत, ये हमारा प्यारा भारत। अब इसके ऊपर ये है चाइना। तो चाइना में एक नदी बहती है, हांगो नदी, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो इसी के किनारे एक सभ्यता बसा। ठीक है, उसके बाद और कौन सा सभ्यता था? नील नदी ना, नील नदी कहाँ है?
देखिए नील नदी तो यहाँ पर दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं बता देता हूँ कहाँ पे नील नदी। यहाँ पे जो विक्टोरिया झील है यहाँ पर, ठीक है, यहीं से ऐसे ऐसे करके नदी निकलती है, ठीक है, ऐसे करके ये है नील नदी। ये दुनिया की सबसे लंबी नदी है और इसी के किनारे हमारा जो इजिप्ट है, इजिप्ट यहाँ पर एक सभ्यता बसा था, ठीक है, इजिप्ट में, मिस्र की सभ्यता। तो हम लोग समझ गए नील नदी कहाँ पर है, ठीक है, अफ्रीका में। फरात और दजला मैंने दिखा दिया है, ये कहाँ है, इराक में। और हांगहो नदी कहाँ है, ये चाइना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो अलग अलग सभ्यता बसी, उसी के समय हमारा भारतीय कल्चर भी साथ साथ फल फूल रहा था, ठीक है। तो हड़प्पा संस्कृति को लगभग 2500 ईसा पूर्व में, यानी आज से 4500 वर्ष पहले महत्व प्राप्त हुआ। मतलब उस वक्त ये अस्तित्व में आया, ठीक है। उस समय मिस्र के पिरामिडों का निर्माण करवाने वाले उस वक्त मिस्र में पिरामिडों का निर्माण करवाने वाले फराओ की सभ्यता थी। किस वक्त? हमारे सिंधु सभ्यता के वक्त, ठीक है। ये फराओ क्या होता है? प्राचीन मिस्र के जो राजा थे, ठीक है, प्राचीन मिस्र के जो राजा है उसे ये उपाधि दी गई थी, ठीक है। उपाधि उसे दिया जाता है ना, जैसे आज हमारे जो भारत में चक्रवर्ती सम्राट वगैरह वगैरह, ठीक है, सुल्तान, इस तरीके जो उपाधि दिया जाता था, उसी तरह वो जो मिस्र की सभ्यता का जो राजा था उसे फराओ कहा जा रहा, ठीक है, ठीक है। तो मिस्र का पिरामिड कैसा दिखता है ये देख लेते हैं। कहाँ चला गया ये हमारा मिस्र है, ये मिस्र, पहले मिस्र यहाँ पर देख, ये है मिस्र, ठीक है, यहाँ पे ये है मिस्र, इजिप्ट, ठीक है। यहाँ पे जो सभ्यता बसी ये है, इसे मिस्र की सभ्यता कहा जाता है। और ये जो ऊंचा सा जो आकार दिख रहा है, ऊंचा सा कुछ बना हुआ, यही है मिस्र का पिरामिड, ठीक है। ये जमीन से बहुत ऊंचा है, ठीक है। जब ये फल फूल रहा था ना, इसी वक्त हमारा सिंधु घाटी सभ्यता अस्तित्व में आया था, ठीक। आज जो देश इराक के नाम से प्रसिद्ध है, वह सुमेर सभ्यता, वो सुमेर सभ्यता थी, ठीक है। आज जो भी देश इराक के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, कहाँ गया इराक? ये इराक दिख रहा है, ये वाला हिस्सा इराक, इसे सुमेर सभ्यता कहा जाता था उस वक्त, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सुमेरी लोगों के साथ व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। कैसे? ये है हमारा प्यारा भारत, ठीक है। यहाँ से लोग यहाँ पे व्यापार करते थे, ऐसे, ठीक है, व्यापार के संबंध थे। उन दिनों भी भारत और संसार के अन्य भागों के बीच व्यापार चलता था। क्या? भारत और संसार के अन्य भागों के बीच, ठीक है, मतलब और जगह भी लोग, यहाँ भारत के लोग व्यापार करते थे। अब इस पे दूसरा टॉपिक है परिवेश। परिवेश मतलब जहां पर वो रहते हैं, वो वाला जो इलाका, वो स्थान, ठीक है, वो माहौल, ठीक है, उसे कहते हैं परिवेश, ठीक है। तो उस समय भारत के उत्तरी और पश्चिमी भाग, जिनमें आजकल का पाकिस्तान भी शामिल है, भारत का जो पश्चिमी भाग है ना, जो पाकिस्तान के अंडर में चला गया है, वो क्या थे? वो जंगलों से ढके हुए थे, ठीक है, जंगल से क्या ढके हुए थे, पेड़ ही पेड़ भरे हुए थे, भयंकर जंगल थे, ठीक है। जलवायु नम और आर्द्र थी। जलवायु क्या होता है? जो वायु में जल घुला हुआ होता है ना, उसे ही जलवायु कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या थी? नम, उसमें नमी थी, ठीक है, मॉइस्चर, ठीक है, और आर्द्र, ठीक है। तथा सिंध और राजस्थान आजकल की तरह रेगिस्तानी इलाके नहीं थे। आज जो हम राजस्थान को एक रेगिस्तानी इलाका की तरह जानते हैं, और सिंध जो पाकिस्तान में है, वो भी आजकल एक रेगिस्तानी इलाका बन चुका है, परंतु उस वक्त ये रेगिस्तानी इलाका नहीं था, ठीक है। इस प्रदेश के लोग जिन पशुओं से परिचित थे, मतलब जो जानते थे कौन कौन से जानवर, जो भी जानवरों के बारे में जानते थे, वे जंगली जानवर कौन कौन से थे? बाघ,
ठीक है। बाघ के बारे में वो लोग जानते थे कि बाघ करके कुछ एक जानवर है जो इस धरती पर एग्जिस्ट करता है, ठीक है। हाथी के बारे जानते थे, गैंडा से भी परिचित थे वो लोग, ठीक है। तो जंगलों से मिलने वाली लकड़ी का इस्तेमाल भट्ठों में किया जाता था, ठीक है। ये भट्ठा क्या है? ये जो ईटा का भट्ठा होता है ना, जिसपे लोग ईटा को पकाते हैं। कहाँ चला गया ईटा भट्ठा? ये, ठीक है। ये जो भट्ठा दिख रहा है जहाँ ईटा पक रहा है, ये इतने बड़ा सा लंबा सा, ठीक है, गोल आकार का जो है, इसके ऊपर से जो धुआं निकल रहा है, यहाँ नीचे में भट्टा है, ईटा पक रहा है और ईटा का जो धुआं निकल रहा है वो ऊपर से निकल जा रहा है, ठीक है। इसे चिमनी कहा जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से उस जमाने में भट्टे होते थे, बस ऐसे नहीं होते, लेकिन उस जमाने के हिसाब से अपने ईटे भट्टे होते थे, ठीक है, जिसमें वो ईटे को पकाते थे, ठीक है, ठीक है, जिनमें मकान बनाने के लिए ईटे पकाई जाती थी, ठीक है। तो लकड़ी से नौकाएं भी बनाई जाती थी। जो लकड़ी होता था, जंगल का लकड़ी, उससे क्या नौकाएं, ठीक है, पानी पे सफर करने के लिए नौकाएं बनाई जाती थी। भूमि उपजाऊ थी। क्या थी? भूमि जो जमीन थी, लैंड थी, वो उपजाऊ थी, मतलब कोई भी फसल आसानी से उग सकता था, ऐसा जमीन था, ठीक है। पता चलता है कि जौ और गेहूं का काफी अधिक उत्पादन होता था, ठीक है। क्या का उत्पादन होता था? जौ का और गेहूं, ये फसल है, ठीक है, इसका अधिक उत्पादन होता था, ठीक है, काफी अधिक। तो खेतों में हल जोते जाते थे, ठीक है। हल जोतना का मतलब क्या होता है पता है ना? नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये किसान है, ये गाय की सहायता से ये जो लकड़ी का जो दिख रहा है, लकड़ी का कुछ ऐसा, ये क्या है? ये हल है, ठीक है। इसमें नुकीला सा ऐसे जमीन के अंदर घुसा हुआ रहता है। जब गाय आगे की ओर बढ़ता है ना, तो ये नुकीला जो औजार होता है हल के आगे में लगा हुआ, ये जमीन को, मट्टी को कोड़ देता है, ठीक है। तो हल जोते जाते थे, इसीलिए काफी अधिक अनाज पैदा होता था, ठीक है। हल जोतेगा तभी तो अनाज पैदा होगा ना। तो खेतों की सिंचाई के लिए नदियों के नहरें निकाली गई, ठीक है। खेत को तो सिंचाई करने की जरूरत है, ठीक है, उसे तो पानी चाहिए, तो पानी कहाँ से लाएगा वो, ठीक है। उस वक्त तो सर उतना डेवलप भी नहीं किया था कि कोई पंप लगा के पानी खींच ले, ठीक है, या जमीन से खोद के निकाल रहा है। तो नदी के किनारे खेती होता था, तो नदी का पानी अब अपने खेत तक कैसे लाया जाए? तो नहरों का निर्माण किया गया था। नहर क्या होता है? ये होता है नहर, नदी से ऐसे पानी लेकर के नहरों के रास्ते से खेतों तक ले जाया जाता है, ठीक है। गांव के लोगों को जितने अनाज की आवश्यकता थी उससे अधिक अनाज पैदा किया जाता था, ठीक है। जितना मैंने बताया ना, 100 क्विंटल अगर जरूरत है तो वो 100 से ज्यादा उत्पादन करते थे, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा अनाज होता था वो नगर वासियों की जरूरत के लिए शहरों में भेज दिया जाता था, ठीक है। गांव में जो अनाज उत्पन्न हुआ एक्स्ट्रा, उसे कहाँ भेज दिया जाता था? नगर में भेज दिया जाता था बेचने के लिए, ठीक है। तो नगरवासी खेती नहीं करते थे। जो शहर वाले लोग थे वो लोग खेती नहीं करते थे, ठीक है। वे क्या थे? वे मुख्यतः देखा जाए तो क्या थे? शिल्पकार, ठीक है। शिल्पकार क्या होता बताया था मैंने, वही जो कुम्हार घड़ा बनाता है, कपड़ा बनाता है, बड़ी लकड़ी का कुछ सामान बनाता है, ये सब शिल्पकार लोग है, ठीक है। और व्यापारी होते थे, ठीक है। कौन कौन होते थे? शिल्पकार और व्यापारी होते थे शहर के लोग, ठीक है, देखा जाए तो। और विभिन्न प्रकार की वस्तु का उत्पादन तथा विनिमय करके जीविका चलाते थे, ठीक है। बहुत सारे अलग अलग वस्तु का क्या करते थे? उत्पादन करते थे और उसे विनिमय का मतलब एक सामान के बदले दूसरे सामान, एक सामान के बदले अपना सामान को विनिमय का क्या मतलब होता है? अपने द्वारा उत्पादन क्या होगा? जो सामान है, जैसे शिल्पकार है, मान के कुम्हार है, उसने कुछ घड़ा बनाया, ठीक है, घड़ा का बर्तन बनाया, तो उसे अनाज के लिए दे देगा, अनाज लेकर के उसके बदले में वो अपना सामान दे देगा, ये मिट्टी का, ठीक है, बर्तन दे देगा। यही होता है विनिमय, एक्सचेंज करना। तुम मुझे ये दो, मैं तुम्हें अपना सामान दूंगा, नहीं, तुम मुझे अपना बनाया हुआ सामान दो, मैं अपना बनाया हुआ सामान तुम्हें दूंगा उसके बदले, क्योंकि उसमें रुपया नहीं चलता था ना, ठीक है। तो वे अपने हाथों से चीजें बनाते थे, जैसे मनके, ठीक है। मनके मतलब एक हिसाब से माला होता है, ठीक है।
पिरोया हुआ धागा में पिरोया हुआ माला जो होता है वही होता है मन का, ठीक है। कपड़े, ठीक है, गहने, ठीक है। तो इन चीजों का नगरों में इस्तेमाल होता था, ठीक है। ये नगर जो होते थे, सिटी होते थे, उसमें इन चीजों का इस्तेमाल होता था। ऐसा कुछ चीजें सुदूर देशों में भी भेजी जाती थी। सुदूर देश मतलब देश से बहुत दूर वाले जो कंट्रीज है, ठीक है। हमारे जो प्यारा भारत है उससे दूर वाले जो देश है, जैसे मिस्र का सभ्यता, सुमेर सभ्यता वगैरह वगैरह, इस तरीके के दूर वाले जो देश है वहां पे भेजे जाते थे। जैसे फारस की खाड़ी, ठीक है, मेसोपोटामिया और इराक का सुमेर राज्य को। दूध लाया जाओ। कुछ चीजें सुदूर देशों को भी भेजी जाती थी। सुदूर देश मतलब भारत से जो बहुत दूर वाले जो देश है उसमें भेजी जाती थी। जैसे कि फारस की खाड़ी, वर्ल्ड के मैप में आप देखिएगा जो आज का ईरान है उसे फारस कहा जाता था। तो ईरान के जो सामने नीचे साइड, दक्षिण साइड वाला जो पानी का हिस्सा उसे फारस की खाड़ी कहा जाता, ठीक है। और मेसोपोटामिया, ठीक है, मेसोपोटामिया कहाँ पर है? ये इराक में, ठीक है। इराक में एक सभ्यता थी जिसे मेसोपोटामिया कहा जाता है, ठीक है। और इराक के सुमेर सभ्यता, ठीक है। जैसे फारस की खाड़ी, मेसोपोटामिया और इराक के सुमेर राज्य को, ठीक है। सुमेर राज्य मैंने बताया था, दजला और फरात जो नदी है उस पे जो सभ्यता बसी थी उसे सुमेर सभ्यता कहा जाता है। और मेसोपोटामिया भी उसी के जस्ट बगल में ही सभ्यता का विकास हुआ था, ठीक है। नजदीक ही वे भट्टियां थी जहां धातु कर्मकार मुख्यतः तांबे, कांसे आदि धातुओं से अनेक किस्म की चीजें तैयार करते थे। ये धातु कर्मकार होता क्या है? ठीक है, जो ओर को पिघला करके जो मेटल्स बनाते हैं, हथियार औजार बनाते हैं, यही होते हैं धातु कर्मकार। जिसे लोहार हम लोग बोलते हैं, ये धातु कर्मकार है, ठीक है। तो ये जो धातु कर्मकार थे वो क्या करते थे? तांबे और कांसे आदि धातुओं से क्या करते थे? अनेक किस्म की चीजें तैयार करते थे, ठीक है। कुम्हार भी इसी हिस्से में काम करते थे, ठीक है। सभी मजदूर इस क्षेत्र के समीप, इस कौन सा क्षेत्र? नगर वाले क्षेत्र के सामने में छोटे छोटे कमरे में रहते थे, ठीक है। पर कोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में भी ऐसी और अन्य प्रकार की भी इमारतें थी, ठीक है। पर कोटे से घिरे हुए मोहनजोदड़ो के दुर्ग में, ये परकोटा होता क्या है? ठीक है, ये परकोटा होता क्या है? ठीक है, ये होता है, ये परकोटा होता क्या है? जो दुर्ग है ना, जिसे गढ़ भी बोलते हैं, इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे दीवार बनाए जाते हैं ताकि इसकी रक्षा की जा सके। इसी चार दीवारी को परकोटा कहा जाता है, ठीक है। तो जो मोहनजोदड़ो है, इसका जो दुर्ग है, ये दुर्ग इसके चारों ओर परकोटे मतलब चारों ओर ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी, ठीक है। यहाँ एक बड़ा भवन जान पड़ता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान था। ये ऊंचे स्थान पर, ये ऊंचा जो दुर्ग था ना, यहाँ पर वो ऐसा बना हुआ था जैसा लगता है कि राजमहल या किसी शासक का मकान था, ठीक है। राजमहल मतलब राजा का जो महल होता है उसे राजमहल कहते हैं, या फिर कोई शासक जो शासन करता है उसका कोई मकान होगा, ऐसा लगता है, ठीक है। यकीन के साथ नहीं कहा जा सकता, ठीक है। हमें एकदम पूरे यकीन के साथ, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ तो नहीं कह सकते कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों का कोई राजा होता था, ठीक है। ये हमें पता नहीं है कि सच में वहां राजा था या नहीं था, लेकिन ऐसा लगता है कि वहां राजमहल या किसी शासक का मकान था उस ऊंचे से दुर्ग में, ठीक है। तो आगे क्या कह रहा है? यह नागरिकों की एक समिति उनका शासन चलाती थी। या तो राजा होता था या फिर कोई नागरिक का एक ऐसा कमेटी होगा, ग्रुप का, ठीक है, वो लोग ऐसा शासन चलाता होगा, ऐसा, ठीक है। तो नजदीक ही एक और इमारत है जो या तो सभा भवन था
या बाजार चौक था। सभा भवन जहाँ पर लोग एक जगह पे इकट्ठा होते हैं, सभा करते हैं, ठीक है। या फिर बाजार चौक जहाँ पर ढेर सारा बाजार लगता है ना, वहाँ अलग अलग लोग अलग अलग जगह से आकर के बाजार लगाते हैं और वहाँ पे चौक जैसा थोड़ा भीड़ भड़ाका इलाका बन जाता है, तो उसे बाजार चौक कहते हैं, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि वहां पर या तो सभा भवन था, तो नजदीक ही क्या था, छोड़ो। मोहनजोदड़ो के दुर्ग का सबसे प्रसिद्ध स्मारक स्नान कुंड है, ठीक है। ये जो जगह है मोहनजोदड़ो, ठीक है, उस मोहनजोदड़ो का दुर्ग मतलब ऊंचा वाला जो इलाका है ना, उसमें सबसे फेमस एक स्मारक है, ठीक है। क्या है वो? स्नान कुंड। मतलब आज के डेट के हिसाब से स्विमिंग पूल जो कहा जाता है ना, वही है स्नान कुंड, ठीक है। उस जमाने में भी था, ठीक है, लेकिन वो कुछ अलग तरीके से था। यह तैरने के लिए बने एक बड़े कुंड की तरह है, ठीक है। तैरने के लिए बड़े कुंड मतलब कुंड मतलब तालाब, ठीक है, बड़े से तालाब जैसा कुछ बना हुआ था, पर हम नहीं जानते हैं कि ठीक किस काम के लिए इसका उपयोग होता था। जैसे आज तो हम स्विमिंग पूल बना के उसमें नहाने का काम करते हैं, ठीक है, लेकिन उस वक्त जो कुंड बनाया गया था, स्नान कुंड, वो एक्चुअली में किस चीज के लिए उपयोग होता था ये हमें अभी तक नहीं पता, ठीक है, लेकिन था वो। अब आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है मकान, ठीक है। वो लोग जो बिल्डिंग्स होते हैं वो कैसे होते थे वो देखते हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो निचला नगर, ठीक है, नीचे वाला जो हिस्सा था, वो बढ़िया योजना तैयार करके बसाया गया था, मतलब प्रॉपर प्लानिंग के तहत उसे बनाया गया था, ठीक है। सड़कें सीधी जाती थी, ठीक है, ऐसे एकदम सीधा सीधा सड़क था उस पे। यहाँ पे घर, यहाँ ऐसे ऐसे घर था, ठीक है, ऐसे ऐसे मतलब रोड के किनारे किनारे घर था, एकदम सीधा सीधा रोड था, ठीक है। ये घर है ऐसे, ये है रोड, ऐसे सीधा सीधा रोड। तो आगे सड़कें सीधी जाती थी और एक दूसरे को समकोण काटती थी, ठीक है। समान कोण पे काट रहा है ना, ऐसे समान कोण पे काट रहा है, देखो ऐसे, यहाँ 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये है 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, एकदम समान कोण पे काटता है, ठीक है। तो सड़कें चौड़ी थी, क्या थी? चौड़ी सड़कें थी, ठीक है। मुख्य सड़क करीब 10 मीटर चौड़ा था, जो उस जगह का जो मेन सड़क था, जो आज हम मेन रोड बोलते हैं, या फिर जो हमारा जो मुख्य सड़क होता है जो बहुत चौड़ा होता है, वो उस जमाना का जो मुख्य सड़क था वो कितना 10 मीटर चौड़ा हुआ करता था, ठीक है, जो आधुनिक नगरों की बड़ी बड़ी सड़कों के बराबर था, ठीक है। आधुनिक जो करंट का जो नगर है उसकी जो बड़ी बड़ी सड़कें आप लोग देखे होंगे, उसी सड़कों के बराबर था वो सड़क, ठीक है। तो सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, ठीक है, जैसे मैंने जस्ट बताया अभी कि सड़क के दोनों ओर मकान बनाए जाते थे, ठीक। मकान ईंटों के बने होते थे। किसके बने होते थे? ईंटों के, है ना। आज भी हम लोग ईंटों के बनाते हैं, ठीक है। ये सोच के देखिए, ये उस जमाने से चली आ रही है, हड़प्पा सभ्यता से चली आ रही है ईंटे का प्रयोग, और आज तक चल रहा है, ठीक है। और उनकी जो दीवारें हैं वो मोटी और मजबूत होती थी, ठीक है। आज भी हम मोटी मोटी दीवारें बनाते हैं और मजबूत दीवारें बनाते हैं ताकि कोई चोर डाकू घर पे ना घुस सके तोड़ के, ठीक है। तो दीवारों पर प्लस्तर और रंग किया जाता था। क्या किया जाता था? प्लस्तर, ठीक है। आज भी तो प्लस्तर करते हैं हम लोग, ठीक है, सीमेंट से, लेकिन ठीक है, रंग भी आज भी चढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजें हड़प्पा से ही चली आ रही है, ठीक है। छतें सपाट होती थी, हमारा जो छत है सपाट, ऐसा ये घर है ना, ये इसका जो छत है वो ऐसा सपाट होता था, ऐसा कह रहा है। आज भी हमारा छत भी तो ऐसे ही सपाट होता है। खिड़कियां कम परंतु दरवाजे अधिक होते थे। खिड़कियां कम होती थी, दरवाजे बहुत ज्यादा होते थे, ठीक है। दरवाजे शायद लकड़ी के बने होते थे। किसके? लकड़ी के। आज भी हम लकड़ी के दरवाजे इस्तेमाल करते हैं। रसोई में एक चूल्हा होता था, ठीक है, और वहीं पर धान्य तथा तेल रखने के लिए मिट्टी के बड़े बड़े घड़े होते थे, मतलब जो अनाज होते थे ना, और तेल जो होते थे उनको रखने के लिए क्या होते थे? बड़े बड़े घड़े रखे होते थे, ठीक है। तो रसोई के पास ही नाली या मोरी होती है, ठीक है।
नाली या मोरी, रसोई का जो पानी है ना वो निकलता है, कहाँ जाएगा वो नाली पे जाता था, ठीक है, या मोरी बोला जा रहा है इसे, ठीक है, वही नाली ही है, पानी निकलने का जो रास्ता होता है वो, ठीक है। और फिर स्नानागार मकान के एक अलग हिस्से में बनाए जाते थे। स्नानागार मतलब स्विमिंग पूल, आज के हिसाब से जो हम स्विमिंग पूल को कहते हैं वही है स्नानागार, ठीक है। तो वो किसी अलग हिस्से में बनाए जाते थे, ठीक है। और उनकी जो नालियां है ना सड़क की नाली से मिली होती थी, ठीक है। स्नानागार का जो नाली है वो कमरे से निकल करके सड़क का जो नाली होता था उस पर जाकर मिल जाती थी, ठीक है। सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती, सड़क की नाली सड़क के किनारे किनारे चलती थी और उसके दोनों ओर ईंटें लगी होती थी। जैसे आजकल हम लोग नाली देखते हैं ना कि उसके दोनों ओर क्या लगे होते हैं, ईंटें लगे होते हैं नाली के दोनों ओर, ठीक है। उस समय भी ऐसा ही होता था, ठीक है, ताकि उसे साफ रखा जा सके, ठीक है, क्योंकि नाली को गंदा करेंगे तो उससे बहुत सारी बीमारियां फैल सकती है ना, इसीलिए वो लोग साफ सुथरा का भी ध्यान रखते थे, ठीक है। तो कुछ नालियां पत्थर की पट्टियां से ढकी रहती थी। आज हम लोग देखते हैं ना नाली के ऊपर स्लैब से ढका हुआ रहता है, ठीक है। ये जो नाली है इसके ऊपर सीमेंट का स्लैब बना बना के ऐसे छोटा छोटा रखा रहता है, ठीक है। उस वक्त भी ऐसे पत्थर की पट्टियां जिसे स्लैब कह रहे हैं ऐसा रखा जाता था। ये सब हमने कहाँ से अडॉप्ट किया, ये सब हमने हड़प्पा सभ्यता से ही अडॉप्ट कर लिया था, ठीक है, और आज तक हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मकान में एक आंगन होता है, ठीक है, मकान होता है मतलब घर, उसमें एक आंगन होता है। आंगन जो सामने का जो हिस्सा होता है खुला उसे आंगन कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें रोटी पकाने के लिए एक चूल्हा होता था, ठीक है, आंगन में ही एक चूल्हा बनाया जाता था जहां घर की जो महिलाएं थी वो रोटियां पकाती थी, ठीक है। अब यहाँ पर गृहिणी मतलब जो घर की महिलाएं होती उसे ही गृहिणी कहते हैं। तो ये गृहिणियां सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी, ठीक है, सिलबट्टे से मसाला पीसने के लिए बैठती थी। सिलबट्टा पता है क्या होता है, जो पत्थर का जो मसाला, ये होता है सिलबट्टा। इसमें महिलाएं क्या करती थी, पीसती थी। किस चीज को पीसती थी, मसाला को पीसती थी, ठीक है। शायद बकरा बकरी और कुत्ते जैसे घरेलू जानवर भी आंगन में ही रखे जाते थे, ठीक है। जैसे आज हम लोग ग्रामीण इलाकों पे चले जाए तो जो गांव के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, अपने घर के आंगन पे ही तो इस बकरा या बकरी को बांध करके रखते हैं, या कुत्ता को भी बांध के रखते हैं या खुला भी छोड़ देते हैं, बट वो आंगन पे ही होता है, ठीक है। तो वो लोग भी, जो हड़प्पा वाले लोग थे वो लोग भी ऐसा ही करते थे, ठीक है। अब कुछ घरों में कुएं भी होते थे। आज तो लगभग देखा जाए तो सारे घर पे तो कुएं नहीं मिलेंगे, क्योंकि अब तो बोरिंग का पानी सब इस्तेमाल करते हैं। तो पहले सब कुएं ही कोड़ते थे, ठीक है। जब ये बोरिंग का विज्ञान विकसित नहीं हुआ था, बोरिंग का जो कॉन्सेप्ट था वो डेवलप नहीं हुआ था, तब लोग हर घर में कुआं ही कोड़ता था, ठीक है। हर घर में नहीं, लेकिन ज्यादातर घरों में कुआं दिख जाता था, ठीक है। कुछ घरों में कुएं भी होते थे।
इससे पता चलता है कि घर के भीतर पानी सदैव उपलब्ध रहता था। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ना, ग्रामीण इलाकों पे लोग पानी के लिए दूर दूर तक जाते हैं, सर पे बर्तन या घड़ा या डेगची वगैरह वगैरह को रख कर जाते हैं और उसी पे पानी भरकर सर पर ढो कर के लाते हैं दूर दूर। ठीक है, और वही ग्रामीण इलाकों पे कुछ ग्रामीण इलाकों पे देखा जाए, कुछ ग्रामीण इलाकों पे देखा जाए तो लोग घर के आसपास ही कुएं खोद लेते हैं और वहीं से पानी लेकर के अपने लिए लाते हैं, या फिर घर के अंदर ही कुएं खोद लेते हैं और उसका इस्तेमाल वो घरों पे करते हैं। ठीक है, क्योंकि पानी किसी भी जीव के लिए जरूरी है, तो इंसान को भी इसका जरूरत पड़ेगा, तो वो लोग भी अपने पानी का जो जरूरत है कुआं से पूरा कर लेते थे। ठीक है, नगर के प्रत्येक जो निवासी है उसके लिए निवासी के लिए ऐसे आरामदेह मकान नहीं थे। ठीक है, आज के जमाने के हिसाब से जैसे मकान होते हैं एकदम लग्जरियस वाला, वैसा मकान नहीं था। ये मकान संभवतः व्यापारियों और धनी लोगों के थे। ये जो अच्छे अच्छे मकान जो दिखते हैं वो मतलब ये जो अच्छे अच्छे मकान थे उस जमाने के, वो किसके थे? जो संपन्न थे, यानी व्यापारी लोग, फिर धनी लोगों के थे। ठीक है, हम यह भी जानते हैं कि नगरवासियों में मजदूर भी थे। ठीक है, ये जो मजदूरी करने वाले लोग हैं ये लोग भी तो थे ना नगर में। वे छोटे छोटे कमरों में रहते थे। ठीक है, जो मजदूर थे वो हमेशा छोटे कमरों में रहते थे और जो धनी और व्यापारी लोग थे ये बड़े बड़े कमरों में लग्जरी वाले, मतलब उस हिसाब से देखा जाए उस जमाने के हिसाब से लग्जरी मतलब थोड़ा बड़ा मकान, पक्का मकान ऐसा रहता था। ठीक है, और ये जो गरीब लोग हैं जो छोटे कमरे पे रहते थे ये शायद गरीब थे, इसीलिए तो छोटे कमरे में रह रहे हैं ना। अगर अमीर होते तो बड़े कमरे में रहते हैं। ठीक है, तो इन नगरों की खुदाई में मिले मकानों को देखने से क्या पता चलता है कि वहां कम से कम, ठीक है, कम से कम 3 स्पष्ट सामाजिक वर्गों का अस्तित्व रहा होगा। 3 तरह का सामाजिक वर्ग बटा हुआ था। ठीक है ना। एक क्या कहा, एक वर्ग उन लोगों का था जो शासन करते थे, जो रूलर थे। ठीक है, उस जगह पे शासन कर रहे थे, वैसा लोग था। और लगता है कि दुर्ग के भीतर रहते थे ये लोग। ठीक है, ये जो ऊंचा स्थान है दुर्ग, उसके भीतर रहते थे। और दूसरा वर्ग धनी व्यापारियों, दूसरा वर्ग किसका था? जो धनी वाला व्यापारी लोग थे उसका था और अन्य लोगों का था। ठीक है, जो निचले नगर में रहते थे। जो व्यापारी लोग थे ये तो धनी तो थे पर निचले नगर में रहते थे लोग। ठीक है, और तीसरा वर्ग कौन सा था? ये गरीब मजदूरों का वर्ग था। ठीक है, तो कौन कौन से 3 वर्ग? एक जो रूलर थे, शासक, ठीक है, शासक थे। दूसरा कौन थे? व्यापारी लोग, ठीक है, जो बिजनेस करते थे। ठीक है, और तीसरा क्या है? मजदूर वाले वर्ग। ठीक है, ये 3 वर्ग में बटा हुआ था, ऐसा लगता है इसका सामाजिक वर्ग। ठीक है, तो नगरवासियों के इन वर्गों के अलावा आसपास के क्षेत्रों में किसान भी थे। इस नगर के थोड़े से दूर चले जाओ, आसपास वाला जो क्षेत्र, उसमें और एक कैटेगरी मिल जाता था। वो किसका, कौन सा वर्ग था? वो किसानों का वर्ग था। ठीक है, जो शहरों के लिए अन्न पैदा करते थे। किसके लिए? शहरों के लिए। और देहाती इलाकों में रहने और घूमने फिरने वाले पशुचारी लोगों की गतिविधि के बारे में भी जानकारी मिलती है। ठीक है, जो देहात का जो इलाका था उसमें घूमने फिरने और पशु चराने वाला लोगों की जो गतिविधियां, एक्टिविटीज के बारे में भी हमें पता चलता है। ठीक है, सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए, मतलब सिलसिलेवार मतलब कि एक के बाद एक साल में ऐसे जगह चेंज करते रहते थे लोग। इस साल अगर यहाँ है तो अगले साल होते होते कहीं और पहुंच जाते थे। ठीक है, तो सिलसिलेवार वार्षिक स्थानांतरण करते हुए जब वे अपने पशुओं को विभिन्न चारागाहों में ले जाते थे, चारागाहों मतलब चरने का जो स्थान होता है, घास का मैदान, उसे चारागाह कहते हैं। इन चारागाहों में ले जाते तो अपने साथ व्यापार की मोटी मोटी चीजें भी ले जाते थे। ठीक है, ऐसे नहीं कि वो खाली हाथ चले जाते थे। अपने गाय या पशु मवेशी को चराने के लिए चारागाह खोजते खोजते अगर नए जगह जाते थे तो वो अपने साथ में कुछ व्यापार करने के लिए छोटी मोटी चीजें भी ले जाते थे। ठीक है, इस प्रकार
इस प्रकार वे विभिन्न जन समुदाय के बीच संबंध स्थापित करते थे। ठीक है, ये क्या करते थे, विभिन्न जन समुदाय, अलग अलग जो लोगों का जो समूह था उसके बीच में एक ये गरीबों का वर्ग है, ये अमीरों का वर्ग है। ठीक है, इसके बीच में संबंध स्थापित करने का काम कौन कर रहा है, ये जो भटकते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान पर, जो घूमते रहते थे और व्यापार करते थे, यही लोग इन दोनों के बीच में संबंध स्थापित करते थे, तीनों को आपस में। अब अगला टॉपिक है जनजीवन। ठीक है, जनता का जो जीवन था उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो इसमें जनजीवन में पहला क्या है, भोजन। ठीक है, भोजन के बारे में जानते हैं, वो क्या खाते थे। ठीक है, तो जो लोग थे ना, ये हड़प्पा के लोग, ये लोग जौ और गेहूं को चक्कियों में पीसकर, किसमें पीसकर, चक्की में पीसकर उसकी आटे की रोटी पकाते थे। ठीक है, आज भी तो हम चक्की में पीसकर आटे की रोटी पकाते हैं। ठीक है, उन्हें फल भी पसंद थे। ठीक है, क्या पसंद थे, फल पसंद थे। ठीक है, विशेष रूप से अनार और केले। फल में क्या पसंद था, अनार और केला। ठीक है, वे और क्या खाते थे, वे मांस और मछली भी खाते थे। ठीक है, मतलब मांसाहारी ये लोग उसी समय से हैं। मतलब आज भारत में मांस खाने वाले लोगों की जो तादाद है, वो इसकी शुरुआत तो हड़प्पा से ही हो गई थी। ठीक है, उसी समय से मांस और मछली खाते थे। अब अगला टॉपिक है वस्त्र। ठीक है, वस्त्र के बारे में जानते हैं, वो क्या पहनते थे। ठीक है, वे सूत से कपड़ा बनाते थे, वे सूत से कपड़ा बुनते जाते। ठीक है, वे सूत से कपड़ा बुनना जानते थे। ठीक है, सूत काट के कपड़ा बनाते थे वो लोग। ठीक है, मिट्टी के जो तकुए मिले हैं उनसे पता चलता है कि बहुत सी स्त्रियां घर पर सूत काट लेती थी। ठीक है, ये सूत काट लेती थी, इसी सूत काटना मतलब होता क्या है। ठीक है, देखिए ये क्या हो रहा है, मैं बताता हूँ। ये जो आपके सामने जो तस्वीर दिख रही है, ये सूत काट के धागा बनाया जा रहा है और इस धागे से फिर कपड़े बनाए जाते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो लोग भी अपना एक मिट्टी का क्या था, उसके पास मिट्टी का तकुआ था। ठीक है, तकुए। ठीक है, इसी से बनाते थे वो लोग कपड़ा। तो स्त्रियां छोटा घाघरा पहनती थी। कैसा, छोटा घाघरा, जो कमरबंद से कसा रहता था। कमरबंद मतलब कमर पे कसने के लिए कुछ धागा वागा वगैरह कुछ रहता था, जिसे वो बांध लेती थी और कमर पे कस जाता था। ठीक है, पुरुष कपड़े की लंबी चद्दर शरीर पर ओढ़ लेते थे। ठीक है, आज तो हम शर्ट पहनते, बट उस वक्त जो पुरुष वर्ग था ना, वो एक कपड़ा का लंबा सा चादर था, उसको शरीर पे ओढ़ लेता था। ठीक है, कपड़े सूती होते थे। ठीक है, कपड़े कैसे होते थे, वो सूती कपड़े होते थे। ठीक है, यद्यपि ऊन का भी इस्तेमाल होता था। कब होता था, ठंडे के दिनों में ऊन के कपड़ों का इस्तेमाल होता था। स्त्रियों को अपने केस यानी बाल, हेयर तरह तरह से संवारने का शौक था। ठीक है, आज भी तो महिलाएं अपने बालों को इतना संवारती है, सजती है। ठीक है,
तो वे केसों को भांति भांति से गूंथती थी, ठीक है, गूंथती थी मतलब गोल घुमाकर ऐसे करके अटका करके रखना ताकि बाल इधर उधर बिखरे टूटे नहीं, ठीक है, और कंघों से सजाती थी, ठीक है। आज भी महिलाएं सर पे कंघी करती है, उसे अलग अलग सा सुंदर सा आकर्षक रूप देती है। स्त्री और पुरुष दोनों को, स्त्री और पुरुष दोनों को आभूषण पहनने का शौक था। क्या चीज का शौक था? आभूषण। कौन कौन पहनते थे? स्त्री और पुरुष दोनों पहनते थे। अभी तो ज्यादातर महिलाएं ही दिखती है, लेकिन उस वक्त दोनों पहनते थे, ठीक है। पुरुष तावीज बांधते थे, ठीक है, पुरुष तावीज बांधते थे और स्त्रियां कंगन और हार पहनती थी। कंगन और हार महिलाएं पहनती थी और पुरुष क्या तावीज बांध लेते थे, ठीक है। ये आभूषण क्वार्टज और सीप की गुड़िया के बने होते थे, क्वार्टज और सीप की गुड़िया के बने होते थे, ठीक है। परंतु अमीरों के लिए सोने और चांदी के बनाए जाते थे, ठीक है। ये तो गरीब लोग, एक आम आदमी के लिए था क्वार्टज और सीप का, ठीक है। परंतु अमीरों के लिए, जो संपन्न होते थे, उसके लिए सोने के आभूषण और चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, ठीक है। अब अगला टॉपिक है मनोरंजन और खिलौने, ठीक है। वो क्या मनोरंजन करते थे और क्या किस खिलौने से खेलते थे वो जानते हैं, ठीक है। कुछ ऐसी चीजें मिली है, कैसे मिली है? खुदाई से मिली है, ठीक है, जिनसे अनुमान लगाया जा सकता है कि हड़प्पा संस्कृति के लोगों के मनोरंजन का साधन क्या थे। बच्चों के लिए खिलौने थे आजकल के इक्को से मिलती जुलती मिट्टी की छोटी गाड़ियां जो शायद बड़ी बैलगाड़ियों की नकल करती थी, ठीक है। पशुओं की शक्ल के खिलौने, पशुओं के शक्ल का खिलौना जिसके अंगों को कठपुतलियों की तरह डोर से खींचा जाता था। चिड़ियों के आकार की सीटियां और तरह तरह के झुनझुने। बच्चे गोलियां खेलते थे। गोलियां पता है ना, ऐसे गोल सा रहता, हम लोग भी खेले बचपन में, ठीक है। आजकल के बच्चे नहीं खेलते, आजकल के बच्चे तो पबजी खेलते हैं, ठीक है। उस वक्त के बच्चे खेलते थे, सब सिंधु सभ्यता के बच्चे और 90s के जो बच्चे हैं वो लोग भी खेलते थे, ठीक है। तो लड़कियों के लिए गुड़ियाएं थी। आजकल की जो बच्चियां हैं वो भी जब छोटी होती है तो माँ बाप उसे गुड़िया खिलौने पे दे देते हैं, उसी से वो खेलती है, वो उसके ड्रेस बदलती है, उसके बाल बनाती है और उसे संभाल कर रखती है बच्चों की तरह, ठीक है। तो बड़े आदमियों को जुआ खेलने और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था। बड़े लोग क्या खेलते थे? बड़े लोग जुआ खेलते थे और खिलाड़ियों के साथ खेलने का शौक था उन लोग बड़े लोगों को, ठीक है। ये जो आपके सामने तस्वीर दिख रही है, ये है मिट्टी का खिलौना गाड़ी जो सिंधु सभ्यता में खेली जाती थी, ठीक है। अब अगला टॉपिक है व्यवसाय धंधे। अनेक लोग रुई और ऊन की कताई बुनाई के व्यवसाय में लगे हुए थे, ठीक है। रुई और ऊन का क्या करते थे? कताई करते थे और बुनाई करते थे। बुनाई मतलब बुनना, ठीक है, धागों को बुन बुन के कपड़ा तैयार करना, ठीक है। कताई मतलब रुई से पहले, कताई का मतलब था रुई से एक धागा तैयार करना और उसी को बुन करके कपड़ा तैयार करना, ठीक है। तो इस तरह के व्यवसाय में लगे हुए थे। तो हड़प्पा संस्कृति के लोग कपड़ों का उपयोग करते थे, कपड़ों का उपयोग करते थे और उन्हें फारस की खाड़ी के तटवर्ती शहरों और सुमेर को भेजते थे। किसको भेजते थे? आज का जो ईरान है, ठीक है, ईरान के दक्षिण में जो फारस की खाड़ी है, ठीक है, उसका जो तट वाला जो शहर है वहां भेजते थे। और सुमेर जो सभ्यता थी
वहां भेजते थे। सुमेर सभ्यता कहाँ थी, मैंने बताया ना, दजला और फरात नदी जो इराक में पड़ता है, दजला और फरात नदी, उस जगह पे एक सुमेर सभ्यता थी। वहां पर ये लोग, कौन लोग, सिंधु सभ्यता या हड़प्पा संस्कृति वाले लोग कपड़ा को बेचते थे, ठीक है, व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के साथ, ठीक है। अब कुम्हार जो था ना, शायद सबसे ज्यादा व्यस्त रहते थे, ठीक है। वो कुम्हार क्या करता था, वो बर्तन बनाता था, मिट्टी के बढ़िया बर्तन बनाते थे। अधिकतर बर्तन गेरुए रंग के होते थे। गेरुए मतलब वो जो मिट्टी का कलर होता है उसे गेरुआ रंग कहा जा रहा है, ठीक है। और उन पर काले रंगों का रूपांकन किया जाता था, ठीक है। जो गेरुए रंग का जो मिट्टी का बर्तन बनाया जाता था उस पे काले रंग चढ़ा दिए जाते थे। जैसे रेखाएं बनाते थे, बिंदु बनाते थे, कोई ज्यामिति वाला जो जियोमेट्रिक जो आकृति होता है, डिजाइन होता है, उस तरीके की चीजें बना देते थे। पेड़, पत्ते या पशु की आकृति उस बर्तन पे बनाए जाते थे, ठीक है, काले रंगों से। मणिकाओं या मनकों तथा तावीजों का निर्माण भी लोकप्रिय था। ये जो तावीज का निर्माण किया जा रहा है, मनकों का निर्माण किया जा रहा है, या कोई मणिकाओं का निर्माण किया जा रहा है, ये भी बहुत फेमस था उस वक्त, ठीक है। ये बड़ी संख्या में मिले हैं। कैसे मिले हैं, खुदाई के बाद मिले, ठीक है। तो जो मणिकाएं थी वो मिट्टी, क्वार्टज, पत्थर, पकी हुई लुगदी और शंख तथा हाथी दांत की बनाई जाती थी, ठीक है। हाथी दांत तो पता है, हाथी का जो दिखाने वाला दांत होता है ना, दो लंबा लंबा, वो हाथी दांत। शंख तो पता है, समुद्र के किनारे पाए जाते हैं, ठीक है, मिल जाएंगे। ये पका हुआ लुगदी, ठीक है। पत्थर, ये भी जान रहे हैं। क्वार्टज, ये है क्वार्टज, एक मिनरल्स है, ठीक है। और मिट्टी तो पता ही है, जो जमीन जिस पर हम लोग आज अपना घर बनाए, जिस पर खड़े हैं, वो है मिट्टी, ठीक है। तो धातु कर्मकार तांबे और कांसे के औजार तथा हथियार बनाते थे। जो धातु कर्मकार मतलब आज के हिसाब से देखा जाए तो लोहार, ठीक है, ठीक है। जो धातु का काम करता था उसे धातु कर्मकार कहा जाता था। वो क्या करते थे, तांबा का, कांसा का औजार, ठीक है, तथा हथियार बनाते थे। औजार और हथियार बनाते थे, ठीक है। जैसे क्या क्या बनाते थे, भाले पता है ना, ऐसे होता है, लंबा सा होता है, या नुकीला, कुछ ऐसा नुकीला बना होता है, ठीक है, इसे भाला कहा जाता है, ठीक है। फिर चाकू पता है ना, घर में सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल होता है। तीर के फाल, तीर का जो सामने का हिस्सा होता है, तीर ऐसा होता है ना, तीर का सामने का जो हिस्सा होता है ये वाला, इसे फाल कहा जा रहा है, तीर का फाल, ठीक, ये बनाते थे। फिर कुल्हाड़ी बनाते थे। कुल्हाड़ी पता है ना कैसा होता था, ये ऐसे कुल्हाड़ी, ठीक है। तो मछली फंसाने के लिए जो कांटा होता है, ऐसा हुक जैसा, ठीक है, इस कांटे को बनाए जाते थे। और उस्तरे, ठीक है, उस्तरा मतलब जो ठाकुर जो बाल काटता है उसके बाद साइड में जो छीलता है ना बाल को, उसे उस्तरा कहा जाता है, ठीक है। तो किससे बनाते थे, ये कांसा और तांबा का बनाए जाते थे, ठीक है। तो धातु की पतली चद्दर के भी बर्तन बनाए जाते थे, ठीक है। बर्तन तो मिट्टी के तो बनते ही थे, साथ साथ धातु के पतली चद्दर से भी बनाए जाते थे उस वक्त, ठीक है, जो मिट्टियों के बर्तन से मिलते जुलते थे। बस देखने में समान दिख रहे हैं, बस अंतर क्या होता था, कुछ मिट्टी के होते थे, कुछ धातु के पतला चादर है उससे बनाए जाते थे, ठीक है। परंतु ये बड़े कीमती रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि धातु के बने हैं ना, मेहनत ज्यादा लगा है तो कीमती तो होगा ही। इसीलिए केवल धनी लोग ही इसका इस्तेमाल करते थे। आज हम लोग धातु का प्लेट इस्तेमाल करते हैं ना, बर्तन एल्युमिनियम का इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल करते हैं, तो इसे बनाने में मेहनत लगता है ना। इस वजह से उस वक्त तो नया था तो ज्यादा मेहनत लगता था, कुछ ऐसा संसाधन नहीं था, कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी नहीं था, तो इसे बनाने में थोड़ा मेहनत लगता था, इसलिए इसका प्राइस ज्यादा था। तो ये जो संपन्न लोग थे, जो धनी लोग थे, वे लोग इस धातु के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। और जो गरीब थे वो नॉर्मल मिट्टी के बर्तन का इस्तेमाल करते थे, ठीक। मोहनजोदड़ो से बड़ी संख्या में जो चीजें मिली हैं उनमें सिसियाटाइट या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरे उल्लेखनीय है, ठीक है। उनमें
उनमें स्टेरॉइड या पत्थर की बनी चपटी आयताकार मुहरें, चपटा सा आयताकार मुहर उल्लेखनीय है। मुहर के एक तरफ सांड या एक सींग वाले पशु या एक हाथी या वृक्ष या किसी दृश्य की आकृति है, और आकृति के ऊपर चित्र संकेतों की पंक्ति है। ठीक है, चित्र संकेतों की पंक्ति है। जैसे मैं आपको एक दिखा ही देता हूं। ठीक है, ये जो सबके सामने चित्र है, ये जो जानवर है, ठीक है, इस जानवर के ऊपर कुछ चित्र में कुछ आकृति, कुछ लिपि लिखा गया। ठीक है, ऐसे ही होते थे उसमें। ठीक है, ये चित्र संकेतों की पंक्ति लिखी हुई थी ऊपर में। ठीक है, और नीचे किसी जानवर का या फिर किसी पक्षी का या फिर कोई पेड़ पौधे का ऐसे दृश्य होता था। ठीक है, हड़प्पा संस्कृति के लोग इन चित्र संकेतों का लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, ये जो अभी चित्र मैंने दिखाया, इसके ऊपर जो लिखावट था ना, उसे लिपि के रूप में इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और जो व्यापारी लोग थे वे इन मुहरों का उपयोग शायद माल की गठरियों पर ठप्पा लगाने के लिए करते थे। ठीक है, कोई माल है, मतलब कोई सामान है, उस पे गठरी बांध दिया गया हो। ठीक है, उसको बांध दिया गया हो, और जहां पर बंधा जाता है ना, वहां पर एक ऐसा ठप्पा मार दिया जाता है। ठीक है, इसी से शायद करता होगा, है ना। ठीक है, समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है व्यापार। ठीक है, वो क्या व्यापार करते थे, किससे व्यापार करते थे। ठीक, तो उस समय सुमेर, मैंने बताया ना, दजला और फरात नदी, इराक में दो नदी बहती थी, दजला और फरात। उस नदी के किनारे सुमेर सभ्यता बसती थी। ठीक है, तो सुमेर सभ्यता और फारस की खाड़ी के जो तटवर्ती नगर थे, जो समुद्र का जो तट है, फारस का खाड़ी का जो तट है, उस पे जो नगर बसा हुआ था, उस नगरों के लोगों के साथ हड़प्पा संस्कृति के लोगों के क्या थे, व्यापारिक संबंध है, मतलब सामान का लेन देन होता था उस वक्त। ठीक है, वे एक जगह से दूसरी जगह बराबर माल भेजा करते थे। ठीक है, बराबर मतलब रेगुलर सामान भेजा करते थे। ठीक है, ये लोग एक दूसरे को। ठीक है, मोहनजोदड़ो से बनी जो मुहरें हैं तथा अन्य छोटी चीजें इराक के स्थलों में मिली है। ठीक है, क्या बोल रहा है, मोहनजोदड़ो में जो बनी हुई कुछ कुछ वस्तु है छोटी छोटी, और जो मुहर है वो कहाँ पाया गया है, वो इराक का स्थल पे पाया गया है। ठीक है, तो लोथल से जहां खुदाई में एक डॉक या नौका गोदी मिली है। ठीक है, क्या मिली है, एक डॉक या नौका गोदी मिली है। माल नौकाओं पर लाद कर भेजा जाता था, और बाहर से आने वाले माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। ठीक है, माल अगर दूसरे जगह से आ रहा तो इस जगह पर उतारा जाता था। ठीक है, और बाहर से आने वाले माल यहाँ तथा अन्य स्थानों पर उतारा जाता था। अब बांटों और मापों का व्यापारी के जीवन में निश्चय ही महत्वपूर्ण स्थान था। ठीक है, बाट क्या होता है, वो जो तौलने का जो तराजू होता है, उस पर एक लोहे का एक भारी सा सामान होता है। ठीक है, जिसपे लिखा होता है 2 kg, 5 kg, 4 kg, 2 kg, 5 kg, 1 kg, इस तरीके का जो लिखा होता है। ठीक है, उसे बाट कहा जाता है। ठीक है, या फिर कोई मापने का कोई दूसरा साधन होगा, ये सब चीजों का
एक इम्पोर्टेंट रोल था, ठीक है। सिंधु सभ्यता के स्थलों से विभिन्न आकार के बाट मिले। बाट मतलब वही नापने के लिए जो लोहा का जो होता था ना, 1-2 केजी का, 5 केजी का, उसे बाट कहा जा रहा है, ठीक है। इनके तौल एकदम सही सही है, ठीक है। इसके जो तौल होते हैं, ठीक है, वेट जो होता था वो एकदम सही सही होता था, ठीक है। हड़प्पा संस्कृति के लोगों के उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध थे, ठीक है। वर्ल्ड का मैप खोलिए और उसमें देखिए भारत के पश्चिम में पाकिस्तान है और पाकिस्तान के ठीक थोड़ा सा सटा हुआ ऊपर में आपको अफगानिस्तान दिखेगा, ठीक है। तो भारत का जो हड़प्पा संस्कृति था, वहां के लोगों का उत्तरी अफगानिस्तान के साथ भी व्यापारिक संबंध था, ठीक है, व्यापार लेन देन करता था, ठीक है। तो अफगानिस्तान से खूबसूरत नीले लाजवर्द पत्थर का आयात किया जाता था, इंपोर्ट किया जाता था, मतलब मंगाया जाता था। क्या चीज? अफगानिस्तान से नीले लाजवर्द मंगाया जाता था। कहां से? उत्तरी अफगानिस्तान से, ठीक है। अब अगला टॉपिक है धर्म। मिस्र और सुमेर से प्राचीन पुस्तकें मिली है। कहां से? मिस्र से। ये मिस्र कहाँ है? मैंने बताया ना, अफ्रीका जो महाद्वीप है उसका जो उत्तरी हिस्सा है, उत्तर पूर्वी हिस्सा, वहां पर मिस्र है, जिसे इजिप्ट कहा जाता है, ठीक है, उस जगह पे। और इराक पे जो दजला और फरात नदी बहती है, वहां पर सुमेर सभ्यता थी। यहाँ पर क्या मिली है? प्राचीन पुस्तकें, मतलब बहुत पुराना बुक मिला है, ठीक है। तो परंतु हड़प्पा संस्कृति के लोगों के ऐसे कोई अभिलेख नहीं मिले हैं, ठीक है। ये दो जगह जो मैंने बताया, मिस्र और सुमेर, यहाँ पर पुस्तक मिला है, लेकिन हड़प्पा में नहीं मिला, ठीक है। जिनसे उनके शासन, ठीक है, उनके क्या शासन और समाज, ठीक है, और धर्म के बारे में जानकारी मिल सके, ठीक है। अगर हमारे यहाँ भी, मतलब हड़प्पा संस्कृति के यहाँ भी अगर कोई ऐसा पुस्तक मिल जाता तो हम जान पाते ना हमारे यहाँ का हड़प्पा संस्कृति का शासन कैसा था, समाज कैसा था और वहाँ का धर्म क्या था, वो सब जान पाते। बट ऐसा नहीं हो पाया, ठीक है। उनके धर्म के बारे में हम केवल अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। खुदाई करके, चीजों को देख करके एक अनुमान लगा सकते हैं कि वो क्या करते थे, ठीक है। तो क्या अनुमान लगाया गया है कि वे देवियों की मिट्टी की मूर्तियां मिली है वहां पर, ठीक है। देवी की जो मिट्टी की मूर्ति होता था वो मिला है। वे लोग शायद उनकी पूजा करते थे, ठीक है, शायद बोल रहा है, पता नहीं, कंफर्म नहीं है, बट शायद बोल रहा है, पूजा करते थे। और पत्थर की एक छोटी मुहर पर उत्कीर्ण एक आसीन पुरुष की प्रतिमा मिली है, ठीक है। एक पत्थर का छोटा सा मुहर है, उस पर बनाया हुआ एक पुरुष का प्रतिमा है, ठीक है। तो जिसे देवता माना गया है, ठीक है, जिसे देवता माना गया है इस पुरुष को, ठीक है। वे कुछ वृक्षों को शायद पवित्र मानते थे, ठीक है। ये जो सिंधु वाले लोग थे, ये लोग कुछ वृक्षों को पवित्र मानते थे। कौन कौन वृक्षों को? पीपल, ठीक है, पीपल, पीपल अक्सर मुहरों पर दिखाई देता है, ठीक है। ये जो आपके सामने ये जो मुहर दिख रहा है, ठीक है, इस पर क्या लिखा हुआ? मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहर पर आसीन, मतलब बैठा हुआ एक पुरुष का आकृति जो देवता की हो सकती है बोल रहा है, ठीक है, ठीक है। अब आगे क्या है? हड़प्पा संस्कृति के कुछ लोग अपने मृत को, मतलब जो उसके रिलेटिव्स मर जाते हैं ना, उसको जमीन में गाड़ते थे, ठीक है। आज भी तो लोग जमीन में गाड़ते हैं, बहुत लोग उसे जला देते हैं, कोई इसे दफना देते हैं, तो ये लोग जमीन में गाड़ देते थे, ठीक है। और कुछ लोग उन्हें समाधान में रखकर गाड़ते थे, ठीक है। समाधान मतलब जो ताबूत होता है ना, आज के हिसाब से देखा जाए तो क्रिश्चियन लोग क्या करते हैं, ताबूत लेते हैं, उस पर उसको लाश पर रखते हैं और उसे जमीन में गाड़ देते हैं, ठीक है। उसी तरह वो लोग भी करते थे, ठीक है। कुछ समाधान कहा जा रहा है उसे ही, ताबूत को ही, तो उसी पे रख के गाड़ देते थे, ठीक है। उनका ये विश्वास रहा होगा कि मृत्यु के बाद, ठीक है, क्या बिलीव करते थे वो लोग
ऐसा लगता था उन लोगों कि जो मर जाता है इंसान उसके बाद कहीं मर जाता है इंसान उसके बाद कहीं जीवन है, ठीक है, उसके बाद कहीं जीवन है, यहाँ से मर करके वो कहीं और चला गया और वहां पे वो जी रहा है, वो एक जीवन जी रहा है, ऐसा इन्हें लगता है, ठीक है। क्यों लगता है? क्योंकि उनकी कब्रें में मिट्टी के घरेलू बर्तन, गहने और शीशे मिले हैं, ठीक है। क्या मिले हैं? उसके जो कब्र पाए गए हैं खुदाई के वक्त में क्या मिले हैं? मिट्टी के घरेलू बर्तन, जो घर में इस्तेमाल होता है ना, मिट्टी का वो वाला बर्तन मिला है, गहना मिला है जो अपने शरीर पे पहनते थे, और शीशे मिले हैं, ठीक है, जो मृतक की संपत्ति रहे होंगे। ये सब किसका रहा होगा? जो मर गया वो जो इंसान, उसका प्रॉपर्टी रहा होगा, इसीलिए वो लोग साथ में दे दिए, उसको गाड़ दिए जमीन में, ठीक है। और जिन्हें यह सोचकर रखा गया होगा कि मृतक को बाद में भी उनकी जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। इनको लगता था मरने के बाद भी कोई जीवन होगा, शायद उसको बर्तन का जरूरत पड़ेगा, गहना का जरूरत पड़ेगा, शीशे का जरूरत पड़ेगा, इसीलिए वो लोग क्या करते थे, वो जो कब्र होता था उस पे उस सामान को रख देते थे, ये लोग गाड़ देते थे साथ साथ में, ठीक है। अब आगे है हड़प्पा संस्कृति के लोगों का पतन, ठीक है। अब यहाँ पतन मतलब वो विनाश, ये खत्म कैसे हो गया, ये जो संस्कृति इतना फल फूल रहा था, ये इसका अंत कैसे हो गया, ठीक है, पतन। तो हड़प्पा संस्कृति लगभग कितना 1000 वर्ष तक जीवित रही, ठीक है। ये जो यहाँ स्टार्ट हुआ हड़प्पा संस्कृति, यहाँ से लगभग 1000 वर्ष तक चला, ठीक है। उसके बाद इसका पतन हो गया, खत्म हो गया, ठीक है। तो 1500 ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म से 1500 साल पहले के आसपास हड़प्पा संस्कृति का पतन हो चुका था बोला जा रहा, ठीक है। जब जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था उससे 1500 साल पहले ये जो सिंधु सभ्यता थी उसका पतन, विनाश हो चुका था, ठीक है। लेकिन यह कैसे हुआ, ये सब बड़ा सवाल है, ये हुआ कैसे? इसके लिए विविध कारणों का अनुमान किया गया है, ठीक है। अनुमान किया गया है, प्रूफ नहीं है, ये अनुमान लगाया गया है, ठीक है। संभव है कि नदियों के मार्गों में परिवर्तन हुआ हो, ठीक है। ये जो सिंधु नदी बहती है वो अपना रास्ता बदल लिया हो इस वजह से, ठीक है। या फिर नगरों और गांवों में रहने वाले लोगों के मध्य संघर्ष हुआ हो, जो गांव में नगर में रहते थे व्यापारी लोग और जो गांव में रहते थे जो कृषक लोग, इन दोनों के बीच में क्या हुआ, लड़ाई झगड़ा संघर्ष हुआ हो, ठीक है। चूंकि नगरों को धन व्यापार से प्राप्त होता था, अतः यह संभव है कि व्यापार के पतन के साथ ही, ठीक है, पतन के साथ ही जैसे ही व्यापार का पतन हुआ वैसे ही नगरों का भी पतन हो गया, ठीक है। अब संभव है कि निरंतर आने वाली बाढ़ों के कारण, जो बार बार बाढ़ आता था ना, क्योंकि वो नदी के किनारे बसा हुआ, अगर बारिश ज्यादा होगी तो उस पे बाढ़ आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो जो सभ्यता थी वो नदी के घाट पे ही तो बसा हुआ था ना, सिंधु नदी घाटी पे ही बसा हुआ था, तो ज्यादा बाढ़ आने के कारण ये नगर नष्ट हो गए, ठीक है। अथवा किसी महामारी या रोग ने लोगों का सफाया कर दिया, ठीक है। जैसे महामारी अभी जो कोरोना चल रहा है, इस वजह से कितने लोग मारे गए, ठीक है। तो हो सकता है कि यही महामारी या रोग के कारण लोग वहां पर मर गए हो, क्योंकि उस वक्त तो विज्ञान इतना विकसित नहीं हुआ था कि लोग अपना इलाज कर सके, ठीक है। तो जलवायु भी बदलने लगी, क्लाइमेट जो चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है, क्लाइमेट जो चेंज आते हैं ना, तो उस चेंजेस आने लगी हो शायद, और यह प्रदेश अधिकाधिक शुष्क मतलब सूखा हुआ, रेगिस्तान की तरह होने लगा, ठीक है। जैसे राजस्थान का जो इलाका है ना, बालू वहाँ उपजाऊ जैसा कुछ रहा नहीं कि खेती करके उगा के जी सके, रेगिस्तान बन गया हो सकता है, ठीक है ना। तो यह भी संभव है कि इन नगरों पर हमला हुआ हो, ठीक है, कोई बाहर वाले सभ्यता वाले लोग, हो सकता सुमेर वाले लोग या फिर कोई मेसोपोटामिया वाले लोग, मिस्र वाले लोग, हो सकता अटैक किया हो, कुछ भी हो सकता है, ये प्रूफ नहीं है, बस हम इस पे अनुमान लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमला हुआ हो और नगरवासी अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो, मतलब नहीं अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया वो लोग, ठीक है। यद्यपि हड़प्पा संस्कृति के कुछ विशेषताएं कायम रही, ठीक है, कुछ जो विशेषता थी, क्वालिटीज थी, ठीक है, वो कायम है, अभी भी कायम है, ठीक है ना। परंतु बाद में आए लोग नगर जीवन के बारे में कुछ नहीं जानते थे, ठीक। इसके बाद जो सभ्यता बसा
वो लोग नगर के बारे में कुछ जानते ही नहीं थे। ठीक है, 1000 साल का लंबा समय गुजर जाने के बाद ही भारत में पुनः नगरों का उत्थान होता। ठीक है, मतलब यहाँ से सिंधु सभ्यता स्टार्ट हुआ, 1000 साल चला, यहाँ पे इसका पतन हो गया। इसके बाद वाले जो लोग आए इसे नगरों का कुछ पता ही नहीं था। इसके लगभग 1000 साल बाद यहाँ से वापस से नगरों का आरंभ स्टार्ट होता है। ठीक है, यहाँ से यहाँ नगर चला, यहाँ से यहाँ का कुछ पता नहीं, यहाँ से फिर नगरों का आरंभ होता है। ठीक है, और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर है वो खत्म हो जाता है। आई होप आप लोगों को ये चैप्टर शायद समझ में आया होगा। ठीक है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। जय हिंद।